तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन चैप्टर। ठीक है, तो अभी मोमेंटम खत्म किए हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रोटेशन। क्या हो गया? जी हम्म, ये स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? नहीं। एक सेकेंड, शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। अब दिख रहा है? हाँ ठीक है, तो हम डीसी पांडे को एज अ रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी रहेगा तो इसी से हम देंगे फिलहाल के लिए, और एज अ थ्योरी भी हम इसी बुक को यूज कर रहे हैं एज अ रेफर रेफरेंस। करना। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहला टॉपिक है इसमें रोटेशन के लिए। जैसे एक पार्टिकल है, ठीक है, तो जी उसको अभी तक जो कोई भी हम लोग पार्टिकल का अगर हम यूसेज देखे थे या कुछ भी देखे थे, जो पिछला काइनेमेटिक्स में हम लोग यूज कर रहे थे, तो पार्टिकल का मतलब क्या था कि उसका एक वॉल्यूम जो होता था वो हम लोग नेग्लिजिबल मानते थे। ठीक है, नेग्लिजिबल जी वॉल्यूम होता था उस पार्टिकल का। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक रिजिड बॉडी जो होता है वो मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से बना होता है। एक बहुत छोटा छोटा जी पार्टिकल होता है जिसका वॉल्यूम डीवी होता है। ठीक है, तो एक अगर पार्टिकल लेंगे तो उसको हम मान सकते हैं कि डीवी वॉल्यूम या उससे भी कम, लाइक बहुत छोटा वॉल्यूम होता है एक पार्टिकल का। ठीक है, कह सकते हैं कि डीवी मतलब ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो जी एक रिजिड बॉडी जो होता है उसका बहुत सारा पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, और एक रिजिड बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट उसको ये कह लो कि रिजिड बॉडी का डेफिनेशन कह सकते हो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे तो उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो सेम रहेगा। कभी चेंज रहेगा। हाँ कभी ठीक है, चेंज तो रहेगा। अगर कोई रिजिड बॉडी है, इसका ये दो पार्टिकल लेते हैं, तो अब कोई भी मोशन हम इस रिजिड बॉडी को देंगे। ठीक है, इस दो जी पार्टिकल का जो डिस्टेंस रहेगा ना वो हमेशा सेम रहेगा। डिस्टेंस की बात करें, नॉट डिस्प्लेसमेंट। जी ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, हम्म, तो एक रिजिड बॉडी जो कहता है कि इज मेड अबाउट टू मेनी पार्टिकल्स बट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी टाइप ऑफ मोशन जब रिजिड बॉडी का देखते हैं, मतलब अभी जो बता रहे थे कि हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है चाहे वो किसी भी तरह का मोशन करे। तो अगर रिजिड बॉडी जो है, अगर ये दो पॉइंट है, अगर रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, या दोनों कंबाइंड है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो कुछ जी चेंज नहीं होता है इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, हम्म, ये हो गया। अब थोड़ा सा इस पे ये मत होना कि मतलब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा टेंशन में आ जाओ। ठीक है, मतलब जी जैसे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट है कि अभी समझना है। ठीक है, तो हमको समझाना है, हाँ तुमको हाँ समझना है, तो वो टेंशन में नहीं आना है। जी ठीक है, अगर वैसा होगा तो नहीं डाला ठीक है। जाएगा इसको। ठीक है, जी ठीक। तो अब क्या है कि तो अब टाइप्स ऑफ मोशन की जब हम बात करेंगे तो एक सिंगल पार्टिकल जो होता है ना, जो हम पढ़ाए भी थे पहले कुछ टाइम, कि एक सिंगल हम्म, पार्टिकल जो होता है उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता है। हाँ ठीक है, जी तो क्योंकि पार्टिकल जो है तो ये मूव करेगा, तो क्या मूव करेगा? अगर मान लो ये पार्टिकल रोटेट भी कर रहा है इसमें, हम्म, सर्कल। सर्कल में, तो इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ये जी पार्टिकल जो होगा वो एक ट्रांसलेशनल मोशन ही कर रहा होगा। ठीक है, हाँ मतलब जी इसका ये नहीं होगा कि ये मतलब इसका इस पार्टिकल के अंदर अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग मोशन है, क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल ही है, तो इसके अंदर कोई और पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं और करता। हर छोटा छोटा इंटरवल पे इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसके ट्रांसलेशनल मोशन ही कर रहा है, बस वो एक सर्कल की तरफ पाथ ले हाँ, रहा है। क्योंकि मतलब इसका हर dt टाइम के लिए ये इसका वेलोसिटी जो है वो ट्रांसलेशनल, dt टाइम जी के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो हाँ जाएगा। ठीक है, जी भले मैग्नीट्यूड अगर डिपेंड करता है कि किस तरह से मैग्नीट्यूड है, अगर मैं क्या तो मैग्नीट्यूड अगर कोई यूनिफॉर्म। फोर्स नहीं लग रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रह जाएगा। ठीक है, बट जी डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन कहलाएगा ये ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, जी कि बॉडी किसी भी टाइम में एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है।
हम्म। ठीक है। तो लेकिन तो इवन इफ अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल इट हैज ओनली ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, तो ये अभी देख लिए हम लोग। और जी। कोई भी पार्टिकल होता है चूंकि उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, जी। तो एनर्जी जो होगा वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, ये सिंगल पार्टिकल। हम्म। ठीक है, हम्म। अब अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम मान लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, एक तुम्हारा रिजिड बॉडी होता है। ठीक है, हाँ। जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। तो एक रिजिड बॉडी जी। में हमारा तीन तरह का मोशन हो सकता है। जी। ये जो था रिजिड बॉडी में अभी, वो तीन तरह का मोशन हो सकता है। एक ट्रांसलेशनल, हम्म। दूसरा रोटेशनल, जी। ठीक है, तीसरा बोथ दोनों में। ट्रांसलेशनल जी। प्लस रोटेशन। प्लस रोटेशनल। ठीक है, तो जी। अब वही चीज देखेंगे, अभी कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, तो अब हमको हम्म। देखना है कि भाई रिजिड बॉडी है तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कैसे होगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल कैसे होगा, सिर्फ रोटेशनल कैसे होगा, तो यही सब अभी पढ़ेंगे। ठीक है, जी। तो अब ट्रांसलेशनल मोशन अगर बात करें हम रिजिड बॉडी का, हम्म। तो ट्रांसलेशनल मोशन में रिजिड बॉडी के क्या होता है कि हर पार्टिकल, अगर ये रिजिड बॉडी है मेरा, इसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जी। तो हर पार्टिकल का उस पॉइंट पे डायरेक्शन जो है, इन ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी हैव सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हम्म। अगर कोई भी डीटी टाइम में हम लेंगे तो सारे पार्टिकल जो है वो सेम सेम लीनियर डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, जी। मतलब डीएस वेक्टर सेम रहेगा उनका, हम्म। और डीएस वेक्टर सेम रहेगा तो डीवी वेक्टर सेम रहेगा, क्योंकि डीएस बाई डीटी जो होता है डीटी। वो डीवी वेक्टर होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी सेम और होगा अगर उसके ऐसे। डीवी वेक्टर सेम है तो, डीवी वेक्टर अगर सेम है तो एक्सेलरेशन वेक्टर वो सेम रहेगा। ठीक है, लीनियर जी। एक्सेलरेशन डीए वेक्टर, हम्म। क्योंकि डीवी वेक्टर बाई डीटी जो होता है वो डीए वेक्टर होता है। ठीक है, तो हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इन ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द बॉडी ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी हैव सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका हम्म। मतलब ये हुआ कि अगर ये पार्टिकल यहां पे है, अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है dt टाइम बाद, ये लेट से कह लो यहां पे पहुंच गया। ठीक है, हम्म। जी। तो मान लेते हैं अगर ये पार्टिकल है, ये हम्म। पार्टिकल यहां पे पहुंचा है। ठीक है, हम्म। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोले तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, अगर दोनों ये सेम रहा। मतलब, तो अगर मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं डी एस एस वन वेक्टर है। ठीक है, हम्म। और ये दूसरा पार्टिकल यहां पे पहुंचा है। जी। ठीक है, ये डी एस टू वेक्टर है। तो हम्म। डी एस वन वेक्टर जो होगा वो डी एस टू वेक्टर के इक्वल होगा, मतलब बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बात जी। समझ में आया? हाँ, ट्रांसलेशन से मोशन में। अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो। ठीक है, जी। अब ये और थोड़ा सा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होगा। तो अब हम्म। ट्रांसलेशनल मोशन में कहता क्या है कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी हैव सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सेम लीनियर वेलोसिटी, सेम लीनियर एक्सेलरेशन। तो इन रेस्ट टू मोशंस डिफरेंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या है कि ये ट्रांसलेशनल में ऐसा है। अब जी। रोटेशनल और बाकी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल वाला जो मोशन है सेकेंड और थर्ड, इसमें क्या जी। होता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, लीनियर हाँ। वेलोसिटी अलग होगा, लीनियर एक्सेलरेशन अलग होगा। हम देखेंगे अभी क्यों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ा सा हल्का सा एक झलक देते हैं। मान लो ये पार्टिकल अभी ट्रांसलेशनल था, बोलते हैं कि अब जी। रोटेट कर रहा है। ठीक है, और एक सिंपल सा हम्म। मानते हैं एक रिजिड बॉडी मेरा ये है, क्या तो स्फेयर। स्फीयर। ठीक है, जी। ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर है स्फीयर का। ठीक है, और ये इस एक्सिस के, तो रोटेशन हमेशा किसी एक्सिस के अलोंग होता है। जी। रोटेशन जैसे नॉर्मल वेलोसिटी है, उसका कोई एक रेफरेंस क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, ठीक है,
उसको मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, और वहां से नॉर्मल वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जी लेकिन तो वहां पे अब एक एक जो हम लोग ये लिए हैं, रेफरेंस पॉइंट लिए हैं, ठीक है, नॉर्मल वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए, ठीक है। हम्म जनरली हम लोग अर्थ को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, और कुछ भी चीज जो होता है, मतलब जैसे कोई कार चल रहा है, ठीक है, रोड हम्म पे, तो अर्थ को एज रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि कार को मतलब एज अ विजिबल इफेक्ट हमको दिखता नहीं है कि अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है। जी तो ये चीज है, तो कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट है। उसी तरह रोटेशनल मोशन जो होता है वो भी किसी हम्म रेफरेंस एक्सिस के लॉन्ग होता है, ठीक है। जी मतलब रोटेशनल मोशन हो सकता है कि तुम बहुत सारे एक्सिस से तुम देखोगे तब भी रोटेट करता हम्म, दिखेगा, बट उसका जो जी रोटेशनल वेलोसिटी जो होता है, ओमेगा जो होता है, वो अलग अलग होगा, हम्म अलग अलग एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। जी बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। हम्म। तो अब देखो, अगर इसको लिए, ठीक है, मान लेते ये रोटेट कर रहा है, तो इसका एक पार्टिकल यहां पे है और एक पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, और एक पार्टिकल यहां पे, इस तीन पार्टिकल को देखते हैं, 1 2 3, और ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी जी रोटेट करेगा, क्या हो, हाँ ये पूछ रहे थे कि ओमेगा तो ही ना चेंज होगा, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से चेंज करता है अगर रोटेशनल एक्सिस हम लोग चेंज करते हैं तो। हम बाद में देखेंगे, अभी अपनी उतना इस पे मत जाओ, ठीक है। जी ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, ठीक है, तो तुम्हारा जो ओमेगा जो होता है, ठीक है, वेलोसिटी हम्म या फिर जो भी एक्सेलरेशन जो होता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही तो डिपेंड करता है। अगर कोई टॉर्क लगा रहे हो किसी जी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो हम्म टॉर्क टॉर्क जो लगेगा वो वो आई अल्फा। आई अल्फा होता है। अल्फा जी क्या है तुम्हारा? रोटेशनल एंगुलर एंगुलर क्या इसको क्या कहते हैं, अल्फा को? एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है। जी तो अब अगर तुम्हारा आई चेंज करेगा, ठीक है, जी तो अल्फा भी चेंज तो करना चाहिए। अल्फा भी चेंज करेगा ना। जी तो अगर टॉर्क तुम सेम लगाए, अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग देखोगे, तो आई कुछ और हाँ होगा, तो अल्फा कुछ और होगा। हाँ तो उसका अगर अर्थ और एक्सिस होगा चेंज हाँ। कर दिए तो आई कुछ और होगा, तो अल्फा कुछ और होगा। बात समझ आए, जी क्योंकि ये कांस्टेंट है। अभी इतना डिटेल में नहीं जाओ इधर, ठीक है, नहीं तो ठीक फिर है। वो कंफ्यूजन हो जाएगा। जी ठीक। तो अभी हम दूसरा वाला देख रहे हैं, सिर्फ रोटेशनल वाला, हम्म आर ओ टी टी आई ओ एन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन में क्या है कि 1 2 3 तीन पॉइंट अगर हम लेते हैं, और ये मान लो कि, या डिस्क इसको ले लो सिंपल समझने के लिए, ठीक है। और ये डिस्क कुछ हम्म, ऐसे है कि मान लो तुम्हारा पेपर पे रखा हुआ है डिस्क, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ठीक है, और पेपर मतलब पेपर जैसे है ना, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्क जी रखा हुआ है, और मतलब मेरा मेरा वीडियो दिख रहा है? हाँ दिख रहा हाँ, तो जैसे ये डिस्क है, तो मान लो कि ये मेरा हाथ जो है, ये डिस्क है, ठीक है, और ये इसमें छेद है। करके हाँ एक हम एक्सिस लिए हुए हैं, और इसको हम रोटेट जी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मतलब मेरा जी डिस्क रोटेट कर रहा है। जैसे कह लो कि, जैसे इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जैसे ये, ठीक है, तो इसको हम रोटेट हम्म कर रहे हैं। बात समझ थोड़ा में आया? और आप थोड़ा और ऊपर कीजिए हाँ हाँ इसको हम दिख रहा रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। है। जी तो हम ये डिस्क इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें तीन पॉइंट हम ले सकते हैं, एक ये पॉइंट ले सकते हैं, एक ये पॉइंट ले हम्म सकते हैं, एक यहाँ पर का पॉइंट लेंगे, ठीक है। अब तीन पॉइंट जी लेते हैं, यहाँ पर का जो पॉइंट है, ठीक है, हम्म या यहाँ पर देखो, ये एक ये पॉइंट हम लिए और एक ये पॉइंट लिए। जी अगर अगर हम देखें और ये रोटेट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट की, जी मतलब इस अगर तुम कह लो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक पार्टिकल होगा, क्योंकि हम्म डिस्क जो है एक रिजिड बॉडी है, तो जी रिजिड बॉडी है, तो इस पॉइंट पे एक पार्टिकल होगा। पॉइंट का मतलब क्या है? पार्टिकल है वहां पे। उस जी पार्टिकल की इस मोमेंट पे किधर वेलोसिटी होगी? राइट डायरेक्शन में, अगर ये हाँ ऐसे राइट रोटेट कर डायरेक्शन रहा है। और ये पार्टिकल हम लेंगे, इसकी वेलोसिटी किधर होगी? इस डायरेक्शन में, हाँ नीचे। नीचे नहीं, इधर, लाइक आप आप टुवर्ड्स मी, आपके टुवर्ड्स मी, मेरी टुवर्ड्स में तरफ, हाँ हाँ ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस पार्टिकल यहां पे लें तो इसका वेलोसिटी इधर, इसका लिए तो इधर, इसका लिए तो जी इधर, और सेम हम्म अंदर भी किसी का अगर हम ले रहे हैं, तो ये अंदर वाला भी जो है एक छोटा सा सर्कल में नाच रहा होगा। जी बात समझ में आ रहा है? इसका वेलोसिटी इधर होगा, जी यहां पर का कोई पॉइंट होगा, इसका वेलोसिटी इधर होगा, यहां पे कोई पॉइंट होगा, इसका इधर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट का, हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग है रोटेशनल मोशन में। जी तो रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग है,
तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलग जी होगा, क्या तो वेलोसिटी अलग होगा, एक्सेलरेशन अलग होगा, यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। जी अब एक क्वेश्चन जी आएगा कि भाई एक डिस्क है, डिस्क का जी डिस्प्लेसमेंट अलग कैसे होगा, क्योंकि डिस्क तो डिस्टॉर्टेड नहीं हो रहा है। डिस्क का शेप जो है, एक मान लो एक हम्म, कंप्लीट रोटेशन करने के बाद शेप तो वही का वही रह गया, ठीक हाँ है। तो तो रोटेशन मोशन कुछ किया हो, रोटेशन कांस्टेंट हो। नहीं नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे सेम है, मतलब अलग अलग है, तो उसका हम रीजन बताते हैं। देखो, जी अगर मान लो ये ऐसे है, ये हम्म, डिस्क है, ये एक जी पॉइंट है, ठीक है, हाँ और ये एक पॉइंट है, या मान लो यहां पर का पॉइंट है। कुछ टाइम हम्म, के बाद ये जो है, ठीक है, ये जी पॉइंट जो है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ठीक है, जी 1 पॉइंट यहां पे आ गया हम्म, और 2 पॉइंट यहां पे आ जाएगा, क्योंकि डिस्क है। तो जी ये क्या कहता है कि इसके बीच का, अगर रिजिड बॉडी है तो ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा हम्म, हमेशा, डिस्टेंस जी नॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ तो अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है यहां पे, हम्म, ठीक है, अगर वो यहां पे आएगा तो यहां वाला पॉइंट यहां पे चला जाएगा। जी तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये 1 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इतने देर में किधर हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सॉरी, जी 1 पॉइंट का डिस्प्लेस, ओहो ये थोड़ा सा, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जी 2 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर हुआ। दोनों का जी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहां पे कह सकते हो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है, हाँ ठीक है। जी अब अगर तीसरा पॉइंट अगर हम देखते यहां पे ये वाला पॉइंट होता, हम्म, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाता, यहां पे आ जाता हाँ कुछ, जी अगर ये 3 लेते हैं, ये 4 लेते हैं यहां पे, ठीक है, हाँ तो ये वाला जो पॉइंट है 3 यहां पे आ जाता, जी अब 4 यहां पे चला जाता कुछ, हाँ अब पहले 3 यहां पे था, जी तो मतलब एक, क्योंकि डिस्क में कई सारा सर्कल है ना, तो हाँ एक एक ये सर्कल हुआ, हम आउटर सर्कल का 2 पॉइंट देख रहे थे, अब कोई एक इनर सर्कल का देख रहा है, जो जी यहाँ एक एक .3 यहाँ पे था, एक .4 था। तो जी जब ये वाला जब यहाँ पे आएगा, 1 जो है हम्म, यहां से यहां पे आ जाएगा, ठीक है, जी 1 यहां से यहां पे आ जाएगा, तो 3 भी यहां से यहां पे चला जाएगा। जी बात समझ रहे हो, क्योंकि अगेन क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, अगर रिजिड बॉडी है तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा, तो अगर 1 यहां हाँ पे आ रहा थोड़ी देर बाद, तो 3 को आना पड़ेगा, जी तभी तो डिस्टेंस सेम रहेगा। बात समझ में आया। तो जी अब अगर 3 का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो क्या था, हुआ इसमें, ये इतना हुआ यार, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, और 4 जी यहां से यहां हुआ। हाँ अगेन 3 4 का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन अगर जी तुम देखोगे तो इसका डायरेक्शन सेम है, ये एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि वो हाँ बॉडी हम ऐसा ली है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी अब अलग है। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 का जो जी जी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो 3 के डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से अलग है, और इट जी हैपेंस कि 1 का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2 के डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो हाँ डिस्प्लेसमेंट अलग होने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अलग होना इनफ है। हाँ तो हम ये बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल मोशन में अलग अलग पार्टिकल का डिफरेंट अलग अलग होगा, ठीक है। जी अब चाहे वो डायरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, चाहे वो मैग्नीट्यूड की वजह मैग्नेट से भी हो सकता है, चाहे वो दोनों की वजह से हो सकता है। जी डिस्प्लेसमेंट अलग हुआ, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होता है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड से, ठीक है। जी कोई भी एक चेंज कर जाएगा तो अलग हो जाएगा। बात समझ में आया। अब अगर जी तीसरे में जाते हैं, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, तो मान लो किसी दो पार्टिकल है मेरा, तो आप ये बोल रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे क्यों है ना वो क्या ये सेम रहता है, रिजिड बॉडी ही रहता है, क्या होगा, डिस्टॉर्टेड नहीं होता आप शेप, आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे। नहीं अभी डिस्टॉर्टेड का कुछ अभी बात ही नहीं करना है, ठीक मतलब अभी डिस्टॉर्टेड नहीं पढ़ा रहा है ना अभी, मतलब वो रिजिड बॉडी है, कहाँ हम डिस्टॉर्टेड का कुछ बात किए हैं। है, आप बोले ना कि वो क्यों चेंज होता है उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये नहीं चेंज, शेप तो डिस्टेंस तो उतना ही रहता है, लेकिन तभी रिजिड बॉडी का डेफिनेशन ही तो है ना कि दो पार्टिकल हम्म के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, चाहे वो जिस भी मोशन में हो।
तो हम इसी जी की वजह से हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो बोले कि जब वन वन यहां से यहां जाएगा, यहां से जी यहां जाएगा, तो थ्री हाँ यहां से यहां जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वन और थ्री के बीच का डिस्टेंस सेम रखना है। तो किसी भी हाँ मोमेंट पे वन जो मूव करेगा तो थ्री को भी मूव करना पड़ेगा। जी बात समझ समझ में गया। आया ना? क्यों? जी इसलिए तो इवेंचुअली जब वन यहां पे पहुंचेगा तो थ्री यहां पे पहुंच जाएगा, तभी तो हाँ डिस्टेंस सेम रहेगा। जी हाँ। तो उसी तरह टू जब यहां पे पहुंचेगा तो फोर को यहां पे तो पहुंचना फोर पड़ेगा, वहां तभी तो पे डिस्टेंस क्योंकि सेम रहेगा। तो जी यही ये एक नेचर है रिजिड बॉडी का, डेफिनेशन है एक तरह से। रिजिड बॉडी तभी ठीक होता है जब दो पार्टिकल, उसके अंदर का दो पार्टिकल हो गया, उसका डिस्टेंस सेम रहेगा, चाहे कोई भी मोशन कर रहा है तो वो रिजिड बॉडी कहलाएगा। ठीक है। जी अब थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हम्म तो अब क्या है कि रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन में अगर मान लेते हैं V1 कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दो पार्टिकल है P1 और P2, इसका जी रोटेशनल जो है, मतलब ट्रांसलेशनल की वजह से V1 है और हाँ इसका V2 वेक्टर है। ये ट्रांस V1 ट्रांसलेशनल, V2 ट्रांसलेशनल, और जी V1 रोटेशनल, V2 रोटेशनल, ये इसका है। ठीक है। जी तो इस P1 पार्टिकल का नेट वेलोसिटी क्या होगा? V1 नेट क्या होगा? V1 V1 ट्रांसलेशन ट्रांसलेशनल प्लस V1 रोटेशनल। रोटेशन जी इसका V2 का नेट क्या होगा? V2 V2 ट्रांसलेशन प्लस V2 ट्रांसलेशनल प्लस V2 रोटेशनल। अब V1 ट्रांस, अगर ये रिजिड बॉडी है तो V1 ट्रांसलेशनल V2 ट्रांसलेशनल के इक्वल होगा, जी लेकिन V1 रोटेशनल V2 रोटेशनल के इक्वल नहीं होगा। तो V2 नेट तो V1 नेट इसलिए बराबर नहीं। V1 नेट डज नॉट इक्वल्स टू V2 नेट। बात समझ में आया? जी तो इसलिए कहते हैं कि सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन में, ठीक है, किसी रिजिड जी बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन में, या ट्रांसलेशनल मोशन का डेफिनेशन ऐसे कह सकते हो कि कोई भी पार्टिकल उस रिजिड बॉडी का लेंगे तो उसका हम्म वेलोसिटी सेम होगा। लीनियर वेलोसिटी उसको कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी सेम होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लीनियर डायरेक्शन एक्सेलरेशन सेम होगा। और अगर जी वही रिजिड बॉडी या तो रोटेशनल मोशन करे या रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल करे, तो उस बॉडी का लीनियर, सॉरी, उस बॉडी का उसको क्या कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अब तुम बोलो कि ये लीनियर क्यों? जब रोटेशनल की बात कर रहे हैं तो हम लीनियर की बात क्यों कर रहे हैं? तो हम्म किसी भी मोमेंट पे, ठीक है, जब हम पार्टिकल की बात करें, ठीक है, पार्टिकल की, हम्म तो पार्टिकल के पास हमेशा लीनियर ही तो रहता है, ट्रांसलेशनल ही तो रहता है। जी कंफ्यूजिंग है थोड़ा। हम्म ठीक है। अगर कोई, तो फिर जी क्यों बोले? देखो, ये बॉडी ये है मेरा यहां पे, ठीक है, पहला वाला लेते हैं। इसमें ये ऑब्जेक्ट अगर दाहिने साइड मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है, हर पार्टिकल के पास राइट साइड वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट जी होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा। वो अब अभी हम पहले क्या बोले थे? रोटेशनल मोशन या ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, ये सब रिजिड बॉडी का प्रॉपर्टी है। एक जी सिंगल पार्टिकल जो होगा वो हमेशा क्या करेगा? एक ट्रांसलेशन मोशन ही करेगा। ट्रांसलेशनल ही मोशन करेगा। भले वो अगर मूव किसी सर्कल में ही क्यों नहीं मूव कर रहा हो, किसी पॉइंट पे अगर दुख रहे तो उसका मोशन ट्रांसलेशनल ही रहेगा। बात समझ में आया? जी ठीक है। तो अब अगर इस रिजिड बॉडी को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तोड़ दिए, हम्म ठीक है, तो इस वन का, ठीक है, वन का, अब अभी क्या है, अगर हम ये डिस्क लिए तो ये वन जो पार्टिकल है, इसका हम रोटेशनल मोशन नहीं देख रहे हैं ना, इसका तो इस पार्टिकल पे हम रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन देख रहे हैं। अगर ये ऐसे रोटेट जी कर रहा है तो रिजिड बॉडी में रोटेशनल मोशन है। इस जी पार्टिकल में, अगर इस रिजिड बॉडी के इस पार्टिकल की बात करेंगे तो ये पार्टिकल के पास किसी पॉइंट पे, अभी अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इस तरफ ट्रांसलेशनल मोशन है, इस पार्टिकल के पास इस तरफ ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन है, जो कह लो। जी बात समझ में आया? हाँ अलग अलग है लीनियर मोशन, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन जो है अलग अलग है। जी इसका इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में है, तो लीनियर वेलोसिटी दोनों का अलग अलग है। उसी तरह हाँ अगर थ्री का देखें तो वो इधर है, इसका इधर है, फोर का।
तो जी 3 4 सबका अलग अलग है। तो हम्म पार्टिकल के पास तो लीनियर ही वेलोसिटी है ना, पार्टिकल के पास हाँ रोटेशनल कहां से आएगा, रिजिड बॉडी के पास रोटेशनल है, पार्टिकल के हाँ पास हाँ लीनियर है। बात समझे? जी तो अब मान लेते हैं कि ये जो डिस्क है, ये इसमें अगर हम देखें तो कुछ ऐसा हुआ कि ये डिस्क जो है राइट साइड मूव भी करने लगा। तो अगर 1 हम्म है और ये 2 है, तो हम बोले कि ये डिस्क जो है पूरा डिस्क राइट साइड मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो जी अब अगर 1 की बात करोगे तो 1 के पास दो वेलोसिटी आया है। एक रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की वजह से आया, क्या आया, v। वी तो 1 के पास v1 ट्रांसलेशनल क्या हुआ, दोनों 1 का एक तरह से लीनियर ही है। तुम अभी अभी देखते हम्म हैं। तो 1 के पास दो वेलोसिटी आया, एक रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन से v1t आया जी इस डायरेक्शन में, और एक रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशन से मान लेते हैं v1 आर आया इस डायरेक्शन में। जी बात समझ में आया? तो अब हाँ अगर इस पॉइंट पे हम 1 का देखेंगे तो 1 के पास वेलोसिटी है एक v1 t, और इधर कुछ है v1 r। हाँ तो ये पार्टिकल 1 जो है वो अभी इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी है समवेयर इस डायरेक्शन में। जी बात समझ में आया? विच इज हाँ इक्विवेलेंट टू हाँ v1 स्क्वायर प्लस v1 रोटेशनल का स्क्वायर। ये इस डायरेक्शन में कहीं पे इसका ये जी मैग्नीट्यूड का इसके पास लीनियर वेलोसिटी है। तो जो हम समझा रहे चाह रहे थे, समझे हाँ हाँ समझ गया कि कि वो पार्टिकल अभी जो हम दोनों लिए हैं ना, वो दोनों एक रिजिड बॉडी का ही एक पार्टिकल है जिसको हम लोग V1T और V1R माने। कहना ये था कि किसी भी पार्टिकल को रिजिड बॉडी के ले लोगे, दो पार्टिकल को, तो अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, कोई भी रिजिड बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो उसके जी जितने पार्टिकल हैं सबका सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, सेम लीनियर वेलोसिटी होगा, सेम लीनियर एक्सीलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर उस रिजिड बॉडी, अगर वो रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में है, तो हम देख चुके हैं ऊपर में कि हाँ डिस्प्लेसमेंट अलग होगा हर पार्टिकल का, हर पार्टिकल का जी वेलोसिटी अलग होगा, हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन अलग होगा। अब एक्सेलरेशन अलग हो होगा। सकता है कि कोई दो पार्टिकल ऐसा हो जिसका डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए, वो अलग चीज है। हम्म लेकिन हम ये क्लेम सारे पार्टिकल के लिए नहीं कर सकते। जी बात समझे? और हाँ अगर रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल है तो उसमें भी यही चीज वैलिड होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अलग होगा, एक्सेलरेशन अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसको रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से, ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन, ऑब्जेक्ट का प्लस रोटेशनल मोशन, ऑब्जेक्ट का रोटेशन मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। तो वो v1 में आएगा। उसी तरह v2 का जो नेट निकालेंगे वो ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल और ऑब्जेक्ट का रोटेशनल वहां पे, या मतलब उस पॉइंट का। ठीक है? तो इसकी वजह से जी चूंकि ये सेम है ट्रांसलेशनल में, ये अलग अलग है, ठीक है, जी नॉट इक्वल, तो नेट जो v1 नेट है जो v2 नेट के इक्वल नहीं है। तो इसलिए रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन में भी तुम्हारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, अलग अलग पार्टिकल का किसी रिजिड बॉडी के। अब थोड़ा सा जल्दी पढ़ाते हैं, इसमें बहुत टाइम लग जी गया। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ आ गया। ठीक है। तो अब जब ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं तो हम लोग एक पार्टिकल और रिजिड बॉडी में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। अगर मान लेते ये रिजिड बॉडी v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इसका मास m है। हेलो हाँ हेलो, आवाज जा रही है? हेलो हाँ हेलो। क्या आवाज नहीं जा रहा आवाज है? नहीं आ रहा। अ, वीडियो ऑफ करने दो। क्योंकि दोबारा ज्वाइन करना दीजिए तो मैं आवाज दिक्कत है। अब आवाज आ रहा। जा रहा है ना? हाँ जी ठीक है। जी तो अब हम लोग अभी तक क्या देखते हैं कि अगर रिजिड बॉडी है, अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो इस रिजिड बॉडी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं जनरली सेंटर ऑफ मास से, जो एक
ट्रांसलेशनल मोशन में एक पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सारे जी पार्टिकल का वेलोसिटी, डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट सब सेम है। तो इसलिए एक रिजिड बॉडी को सेंटर ऑफ मास से डिस्प्लेस करके हम लोग एक मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है यहाँ पे जिसका मास m है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी v है। अब बात जी समझे? जी तो अभी ये जी काइनेमेटिक्स में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसलिए काइनेमेटिक्स में हम लोग कभी कभी मतलब लिख देते हैं, कभी हम लोग लिखते हैं कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, कभी हम लोग लिखते हैं कि एक ब्लॉक या कभी एक बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सबका मतलब यही होता है कि हमेशा तुम एक सेंटर ऑफ मास से उसको रिप्लेस कर सकते हो जिसका वेलोसिटी v है, जी ठीक है। बाकी दो अलग जो मोशन है अभी, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, हाँ कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं धोखा से ठीक है। ओके, तो अब बाकी जो दो अलग जी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन है, तो इसमें जो है ये रिजिड बॉडी के लिए ही डिफाइन होता है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में मोस्टली हाँ इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। जी तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जैसे मास है ना हाँ लीनियर वर्ल्ड में, उसी तरह रोटेशनल वर्ल्ड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ ठीक है। मास क्या डिनोट करता है? मास डिनोट करता है कि द बेसिकली द फोर्स दैट, और उसको ये कह सकते हो द रेसिस्टेंस विच एन ऑब्जेक्ट विल ऑफर टू मूव इटसेल्फ, ठीक है। मतलब लेट से अगर कोई जी फोर्स लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट कितना रेसिस्ट करेगा वो उसके मास से आता है। अगर ऑब्जेक्ट का जी मास ज्यादा होगा तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में फोर्स ज्यादा लगेगा। उसी जी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिफाइन करता है कि द, उसको कह लो द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू गो इनटू अ रोटेशनल मोशन, वो जी डिफाइन करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका हाँ मतलब क्या हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि कितना ज्यादा टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा बेसिकली उस जी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, ठीक है। अगर आई ज्यादा है तो इसका मतलब क्या तो होगा? टॉर्क रेसिस्टेंस लगाना ज्यादा है पड़ेगा। तो टॉर्क ज्यादा हाँ लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव करने जी के लिए। बात समझे? हम्म। अब जल्दी से हम इसको देखते हैं कि, तो इसका देखते हैं क्या इसका ये है। तो जैसे कि लाइक द सेंटर ऑफ मास द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड टू इट्स मास डिस्ट्रीब्यूशन, और ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास जो है ना वो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन पे है, तो उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास निकलता है डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, वो मतलब डिपेंड करता है कि उसका मास उस ऑब्जेक्ट का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट है हो गया। अक्रॉस जी द ऑब्जेक्ट दैट सरफेस, एक्सेस मतलब सरफेस या इंटरनल जो भी है उसके, ठीक है, कैसे मास ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ जी इनर्शिया आई इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन द स्टडी ऑफ पॉइंट दैट आर रोटेटिंग। तो मोस्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी जो क्या बताया कि रोटेशन मोशन में काम आता है। जैसे लीनियर मोशन में मास काम आता है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम आता है। तो रोल ऑफ मोमेंट ऑफ जी इनर्शिया इज द इन द स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस टू दैट मास इन द स्टडी ऑफ लीनियर मोशन। वही बात है, मतलब मोमेंट ऑफ जी इनर्शिया रोटेशनल मोशन में सेम है जैसे कि मास लीनियर मोशन में है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी जो होता है वो एक तरह से कह लो एक मेजरमेंट है रेसिस्टेंस का कि एक बॉडी के टू अ चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। उस बॉडी वही के जैसे आप रोटेशनल बोल मोशन में जो चेंज होगा उसका कितना रेसिस्टेंस है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करेगा। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रहे है, जी ठीक है, तो उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो ज्यादा दिक्कत होगा, इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू पुट दैट बॉडी इनटू अ रोटेशनल मोशन। उसी तरह कोई अगर जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का ज्यादा है तो अगर, तो दोनों चीजें हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर ज्यादा लगाना पड़ेगा उस बॉडी को मूव करने के लिए, ठीक है। जी और अगर कोई सेम बॉडी अगर कोई हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला बॉडी अगर मोशन में है तो फिर उसको रेस्ट में लाने जी के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा बहुत लगाना पड़ेगा। जी रीजन क्या है? किसी भी चीज को रेस्ट में या मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए? तुमको एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। जी तो अब कोई बॉडी अगर v हाँ वेलोसिटी से ज्यादा मूव कर रहा है या रोटेट जी कर रहा है कुछ कुछ ओमेगा से, और उसको हमको रेस्ट में लाना है तो ओमेगा को जीरो करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी रेस्ट में जी लाना है उतना ज्यादा उसको
एंगुलर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा, और एंगुलर हाँ वेलोसिटी अगर अपोजिट टॉप। डायरेक्शन में देने के लिए हमको टॉर्क चाहिए। जितना ज्यादा जी एंगुलर वेलोसिटी देना पड़ेगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, और जितना ज्यादा जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। तो वही बात है। ठीक है। हाँ तो फाइनली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेट। तो मोमेंट ऑफ अब देखो, रोटेशन हमेशा एक एक्सिस से होता है। जी रोटेशन हमेशा किसी एक्सिस से होता है। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, तो कोई भी ओमेगा या ये कुछ भी जो है वो किसी एक्सिस पे डिपेंड करता है ना। हम्म। तो कि जब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब एक्सिस पे डिपेंड करता है। ठीक है। जी। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक्सिस पे डिपेंड करेगा, तभी तो हम लगाएंगे। हम्म। बात समझे ना। इसको जी कुछ, जी इसको दूसरे तरीके से ऐसे देखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में क्या है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है। तो जी अगर हम एक्सिस यहां पे रखें, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, डिस्क है, और ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इस एक्सिस पे हम देखेंगे तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन, हर मास, डीएम मास जो है का डिस्टेंस आर है, जो थोड़ा ज्यादा जी। है। अगर हम ये एक्सिस लेते हैं तो डिस्टेंस हम्म। कम है। बात समझ हाँ में आ रहा है। तो जी इस एक्सिस के अलोंग इस ऑब्जेक्ट का मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। इस एक्सिस के जी। अलोंग इस ऑब्जेक्ट का मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। मतलब अलग मास का डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली। मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डिस्टेंस अलग अलग है। मतलब मास तो वही, अगर हाँ होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास तो हमेशा हर जगह उतना ही उतना है। ठीक है। डीएम मास सेम है जी। अगर होमोजीनियस है, लेकिन हर डीएम मास का डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है। अलग अलग। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्टेंस क्या है, उन सब चीजों पे। ठीक है। अभी आगे जी। चलते हैं, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो रहा है तो इसलिए। तो हम्म। मतलब सिंपल सा ये कहना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड अबाउट सम एक्सिस। जनरली रोटेशनल एक्सिस के अलोंग हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाँ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और वो जो जी। डिपेंड करता है वो मास पे डिपेंड करता है और इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट दैट एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ जी। इनर्शिया जो होता है उस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड करेगा, और उस मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस हम्म। ऑफ रोटेशन के अलोंग कैसा है वो है, उस पर डिपेंड करेगा। यहां पे दोनों पे डिपेंड डिस्ट्रीब्यूशन का करेगा। मतलब है उस मास का डिस्टेंस। मतलब हम्म। अगर अगर कोई मास डीएम मास है तो वो किस डिस्टेंस पे है। ठीक है। जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिंगल पार्टिकल का जो होता है, अगर चूंकि एम मास है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, बस हम्म। अगर आर डिस्टेंस पे है तो एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल का होता है। ठीक है। इस पे इसको अभी जल्दी से भगाएंगे। ठीक है। तो आई अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिंगल पार्टिकल का लोगे, तो जो भी जी। एक्सिस से ले रहे हो, अब भले ही ये सिंगल पार्टिकल है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस से ही लेना है। हाँ ठीक है। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी पॉइंट से नहीं होता, एक्सिस से होता है। ठीक है। तो ये अगर जी मास जी। एम है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो अगर ये आर डिस्टेंस पे है तो आई इक्वल्स टू एम आर हमारे स्क्वायर। स्क्वायर। तो किसी भी, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी निकालना हो ना, तो होता क्या है कि हम्म। जिस भी मास, डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उसका जी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से निकाल लो, और उसका जो हम्म। ये होगा वो डीएम, अगर आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया तो डीएम आर स्क्वायर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस मास का होगा, उस डीएम मास का इंटीग्रेट उस कर एक्सिस ऑफ देंगे। रोटेशन पे। नहीं, बस उस डीएम मास जी का। अब अगर पूरे ऑब्जेक्ट का निकालना है तो इंटीग्रेट करोगे। जी ठीक है जी। तो यहाँ पे मास जो है वो पार्टिकल का, और आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अंडर कंसिडरेशन। ये मतलब जो एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं उससे डिस्टेंस है इस पार्टिकल का आर। ठीक है। अब जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर निकालेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये एम दो पार्टिकल हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है यहाँ पे, एम वन का, एम वन आर वन स्क्वायर, प्लस M2 R2 स्क्वायर। ये आर टू है तो आई टू कितना है, एम टू आर टू स्क्वायर। तो नेट मोमेंट ऑफ जी। इनर्शिया क्या होगा, आई वन प्लस आई टू। I1 प्लस R2। जैसे नेट मास इज इक्वल टू M1 प्लस M2 होता है। वही है, दो 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 पार्टिकल है, जी उसका नेट मास जैसे m1 प्लस m2 होगा तो उसी तरह नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस दोनों पार्टिकल का
सेम रोटेशनल एक्सिस। अब आई ऐसा नहीं है कि इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इस रोटेशनल एक्सिस से निकाल लो, इस पार्टिकल का इस रोटेशनल एक्सिस से निकाल लो, आप बोल दो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो दोनों का सम हो जाएगा। नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक रोटेशनल एक्सिस से होता है, ठीक है। जी, पर्टिकुलर। किसी एक पर्टिकुलर रोटेशनल एक्सिस से सारे पॉइंट मास का या सारे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। अलग अलग एक्सिस से जी अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। जी। ठीक है। तो अब अगर हम्म। बहुत सारे मासेस हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट क्या होगा? अगर एन मास है तो आई इक्वल्स टू 1 से एन समेशन एम हम्म। आई आर आई का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं जी। यार? और यहाँ पे आर हाँ, आई क्या है? आगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस टू द ith पार्टिकल। जो भी ith पार्टिकल है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, और उस ith पार्टिकल का मास जो है एम आई है। अभी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडीज का अगर पे हम अगर ये करें, ठीक है, हम्म। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का हम करें, ठीक है। तो अब रिजिड बॉडी क्या है एक्चुअली में? अगर तुम ये देखोगे, रिजिड बॉडी क्या है? इसके पास, सबके पास एक डीएम डीएम मास है, जी। ठीक है। तो हर पॉइंट का तुम ले लोगे, आई जो होगा वो क्या होगा? डीएम मास, और इस डीएम मास का जो भी डिस्टेंस है आर परपेंडिकुलर स्क्वायर, डिस्टेंस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आई इसका समेशन। सिंपल सा यही है हम्म। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी। ठीक है। तो और ये इंटीग्रेशन कहां से होगा? पूरे बॉडी पे होगा, ठीक है। हाँ, सुटेबल लिमिट लगाना पड़ेगा हम्म। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब क्या लगाना पड़ेगा बात की चीज है। अभी तो हम दोनों को जी। इंटीग्रेशन में रखे, अंदर रखे हुए हैं ना, बाहर में नहीं ना लाए हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि दोनों हाँ। कांस्टेंट है कि नहीं है। जी। बात समझे? अब अगर मास जो है हम्म। होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ठीक है भाई। अगर जी। मास होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो डीएम भी जो होगा वो हम्म। आर के फंक्शन में होगा, फंक्शन ऑफ आर होगा। ये जी। बात समझे? कभी कभी देखे हो ये चीज? हाँ हाँ, हम्म। फंक्शन ऑफ आर निकालना पड़ता है कभी कभी। जी। मतलब अगर हम ऐसे बोले कि मास जो है वो, हम्म। अगर कोई पार्टिकल है सेम वॉल्यूम या सेम एरिया पार्टिकल का, डिपेंडिंग ऑन क्या हम ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है, सेम जी। एरिया पार्टिकल का अगर आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो मतलब एक फंक्शन ऑफ आर हम कुछ भी बना सकते हैं। एक मान लेते हैं हम 2r³ प्लस 3r प्लस 5, ये एक मेरा है। तो अगर जैसे जैसे आर जी। बढ़ेगा, ये तुम्हारा डीएम हम्म। है, सॉरी, ये तुम्हारा डीएम है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो आर इक्वल्स टू 1 पे है तो उसका जी। डीएम क्या होगा? 2 प्लस 10 3 प्लस 10। 5 10। अगर कोई जी। ऑब्जेक्ट जो है आर इक्वल्स टू 2 पे है तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 6 प्लस 5 जी। 27। तो अलग अलग हुआ ना। तो हाँ, समझ गया। कभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर डीएम फंक्शन ऑफ आर दिया हुआ है तो तुम अपना सीधा लिख दो। तो इसको अगर इंटीग्रेट करना हम्म। हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे इसमें? आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर डीएम। हम्म। अब डीएम को तुम लिख दोगे ना 2r³ प्लस 3r प्लस 5। और आर कहां से कहां था? अगर अगर मान लेते हैं कि मेरा ये क्वाइन है, मतलब डिस्क मान लेते हैं, तो हम्म। आर इक्वल्स टू कहां? 0 से कैपिटल है। कैपिटल आर तक, कुछ इस तरह से जी। आएगा। हम्म। लेकिन ये गलत है। क्योंकि डी आर एक स्मॉल ये होना चाहिए तभी हम इंटीग्रेट कर नहीं, सकते हैं। हम क्या किए? हम सिंगल लाइन का कर दिए। ये जो हम अभी किए हैं ये जी। एज इफ लेट से तुम्हारे पास एक रॉड है, हम्म। ठीक है। इस रॉड का जी। अगर हम बोले कि डीएम इक्वल्स टू तुम्हारा फंक्शन ऑफ आर है इक्वल्स टू 2r³ प्लस 3r प्लस 5, तो इस रॉड का जब तुम निकालोगे तो क्या होगा? हम्म। अगर मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे डी आर या डीएम मास है, ठीक है, हम्म। तो क्या होगा? आर स्क्वायर डीएम। और ये आर डिस्टेंस कहां से कहां तक जाएगा? 0 से
एल तक मान लेते हैं, ये एल है, एल तक। या कैपिटल एल मानते हैं, 0 से एल तक। अब यहां पे इसमें तुम डीएम का ये फंक्शन लिख सकते हो, 2r³ प्लस 3r प्लस 5, 0 से एल तक तुम निकाल सकते हो। अगर मान लो कि लेकिन डी डीएम, आर भी तो होना चाहिए ना, तभी ना निकाल सकते हैं। हाँ, यस यस यस। तो अभी देखो, डीएम जो है फंक्शन ऑफ आर है ना, ठीक है। हम्म। तो अगर डी आर ऑब्जेक्ट का तुम लोगे, मतलब एक हम हाइपोथेटिकल ये बनाए थे, ठीक है, इसमें कुछ हाँ तुमको ठीक है। डी आर का एक टर्म रहेगा, ठीक है। हम्म। तो इसमें आगे इस, पढ़ते उसमें समझ में आ हाँ जाएगा, आगे बस तुम टेंशन देखो, मत हम लो। एक हाइपोथेटिकल बताए थे कि डीएम भी जो है ना, कोई जरूरी नहीं है कि डीएम कांस्टेंट रहे। मतलब ठीक। अगर अगर ये नॉर्मल होता, अगर तुम्हारा होमोजीनियस रहता, अभी क्या हम हेट्रोजीनियस मान लिया, अगर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड मास रहता, तो क्या हम मास ले सकते थे ना, लैम्डा, मास पर जी। यूनिट लेंथ, ठीक है। हाँ। तो हम डीएम इसका निकाल सकते थे। डीएम यहाँ पे हम क्या लिए हैं, इस डीएम मास जो हम डी आर लेंथ का लिए हैं, तो जी। लैम्डा डी डी, एक्स। हाँ, लैम्डा डी आर। तो डीएम को हम मान सकते थे लैम्डा डी आर, आ गया ना। जी। तो इसको जी। अगर अगर होमोजीनियस रहता, तो आर तो हम लोग को स्क्वायर इक्वेशन लैम्डा इन लैम्डा डी टर्म्स ऑफ आर, लैम्डा हम लोग को देना चाहिए। जी। तो ये तुम्हारा लैम्डा बाहर हो जाता, आर स्क्वायर डी आर को तुम 0 से एल कर दोगे, ठीक है। अब जी। अगर मान लेते हैं कि ये कब है, जब तुम्हारा लैम्डा दिया हुआ है, ये होमोजीनियस है। मान लेते हैं होमोजीनियस जी। नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस हो, हाँ। ठीक है। तो अब होमोजीनियस नहीं है, तो मान लेते हैं कि डीएम मास का जो इक्वेशन है, ठीक है, हम्म। आर डिस्टेंस पे मास जो है वो इतना है। आर डिस्टेंस पे मास जो होगा 2r³ प्लस 3r+5, ठीक है। तो हम आर डिस्टेंस पे कितना लिए हैं, डी आर लिए हैं, जी। बात समझे। तो हम मान सकते हैं कि ये हम्म। छोटे से डी आर में ये होमोजीनियस है, हाँ। मान सकते हैं ना जी। हम्म। तो आर डिस्टेंस पे मास इतना है, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, अभी रहने दो। तो इसको तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी आर से। जी। हम लोग को मेनली लैम्डा इन टर्म्स ऑफ आर देगा हम लोग को मेनली। हाँ, हाँ। तो यही तो है मास पर यूनिट लेंथ। ये लैम्डा जी। जो है मास पर यूनिट हम्म। लेंथ इन टर्म्स ऑफ आर दिया हुआ है, जी। ठीक है, लैम्डा। तो तुमको हो हम्म। गया ना ये डी, इसका अगर तुम डीएम लेने जाओगे इस छोटे से डीआर का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी आर से बस। तो वही चीज हम बताए ना, डीआर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2r³ प्लस थ्री जी। आर प्लस 5 इंटू डी आर। तो यहाँ पे वही डीआर एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। जी ठीक है आगे। मतलब ये थोड़ा सा आगे का टर्म था, इस वजह से हम बीच में बार बार रुक रहे थे, ठीक है। लेकिन तुमको समझ में आ गया ना। जी। तो मतलब फंक्शन ऑफ आर जो है वो लैम्डा दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ, तो हम्म। उसी हिसाब से तुम हम्म। मतलब इसको डाल सकते हो। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब था कि हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि डीएम जो है वो होमोजीनियस है। वो अगर कांस्टेंट हेट्रोजीनियस होगा। होगा तो हर बढ़ते हुए या हर आर के फैक्टर में डीएम हो सकता है, ठीक है। बट जी। ये इक्वेशन वैलिड है, आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर डीएम, हम्म। ठीक है, बात समझे ना। जी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं, कुछ जैसे कुछ यूनिफॉर्म सिलेंडर या कुछ कुछ है। तो अब देखते हैं अब डिस्क का, हम डिस्क का भी ऊपर में बात कर रहे थे, ठीक है। हम्म। तो अब हम डिस्क का बात कर रहे थे, देखो हम भी 12 साल बाद पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जी। बहुत सारा चीज है जो मतलब हम खुद भी सभी सीखेंगे, कि हमको भी कुछ याद नहीं है, हम्म। ठीक है। तो अब डिस्क का अगर हम बात करेंगे, तो डिस्क में एक जो अभी तक तुम देखे होगे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो एक छोटा सा सर्कल लेंगे ठीक। रिंग जिसमें पहले, एक पहले रिंग, रिंग का ही निकालते हैं हम लोग। एक हाँ एक रिंग लेंगे और डी आर हम्म। विड्थ का, और उसका जी निकालेंगे। तो ठीक है। इस रिंग का क्या होगा, रिंग में तुम देखोगे एक छोटा सा अगर रिंग ले लिए आर डिस्टेंस पे, डी आर जी। विड्थ का, ये डी आर है, ठीक है। तो इस रिंग हम्म। का मास क्या होगा, डीएम मास होगा, मास। जी। डीएम डीएम मास क्या हम्म। होगा। मान लेते हैं कि अगर इसका सिग्मा। मास मास पर यूनिट एरिया जो है, अगर इसको क्या एरिया। कहते हैं,
हाँ, हाँ मास पर यूनिट एरिया इसको क्या कहते हैं, सिग्मा सिग्मा। अगर मान लो ये सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया अगर दिया हुआ है, अब मान लेते हैं कि इसमें हम्म कांस्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो, होमोजीनियसली मास होमोजेनस है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या हो जाएगा, हम्म मास पर यूनिट एरिया डीएम ये होगा, इंटू डी ए इनटू, एक सेकेंड, इसका डीए, इसका डीए जी क्या होगा, एम बाई ए 2 पाई आर इंटू डी आर 2 पाई आर इंटू डी आर। क्यों? क्योंकि देखो जी इस वाले को, हो सकता है तुमको पता होगा लेकिन हम सबके लिए बोल दे रहे हैं कि जैसे इस हाँ वाले को अगर तुम ब्रेक करोगे, ये एक छोटा सा ये है, ठीक है, रिंग इसको रिंग को अगर तोड़ के एक स्ट्रेट लाइन में लाओगे तो क्या होगा, इस रिंग जी को तोड़ के स्ट्रेट लाइन में लाओगे तो एक इसका जो सरकमफेरेंस है रिंग का, तो उतना लंबा एक स्ट्रेट हम्म लाइन बनेगा, और उसका ये क्या रहेगा, चौड़ाई जी डी आर रहेगा, डी आर और ये 2 पाई आर रहेगा। तो इसका एरिया कितना हो गया, हम्म 2 पाई आर डी आर, और ये ए तो फिक्स जी है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल जी आर अगर मान लेते हैं इसका टोटल, ये यहां से यहां तक का कैपिटल आर है, तो डीएम कितना हो गया हम्म तुम्हारा, एम बाई पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा तो 2m/r² आर डी आर पाई पाई कट गया तो 2m/r² आर डी आर, ये डीएम मास हो जी गया इसका। हाँ अब अब ये डीएम मास जो तुम निकाल लिए इसका, ठीक है, हम्म इस रिंग का, तो इस छोटे से रिंग जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आर स्क्वायर m r डीएम, स्क्वायर होता है ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू उसे टू इंटीग्रेशन एम में बाई आर डी आई स्क्वायर हो आर डी आर, ये रिंग का अगर हम्म हम बात करें तो, ठीक है, जी यही आया। अब अगर हम हम्म पूरे डिस्क का निकालेंगे तो क्या होगा, ये इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आर स्क्वायर 2m/r² आर डी आर। अब ये जी तुम्हारा आर जो है कहां से, ये रिंग जो है कहां से कहां तक जाएगा, सेंटर से, जीरो से कैपिटल आर सेंटर के एकदम पास में रिंग रहेगा, होते होते एक लास्ट में रिंग जाएगा कैपिटल आर। जी तो ये तुम्हारा हो गया 2m/r² कॉमन आ गया, r³ डी आर, जीरो से आर, जिसका फाइनल जी आंसर होगा 2m/r² r⁴/4 हम्म m r² एम बाई आर स्क्वायर बाई 2, ये आया, 2 जी ठीक है। तुम अगर देखोगे आगे चल के तो एक डिस्क का हम्म एम आर स्क्वायर बाई, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर सेंटर के लॉन्ग अगर हम्म देखोगे I3 MR² बाई 2 है, हम्म ठीक है। अब इसमें कुछ जी बताएंगे कैसे निकलता है। एक चीज और अच्छा अभी एक हम मिनट में लोग, आते हैं